हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आप देख रहे होंगे कि आज भी जो हमारा टाइटल है वो है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। लेकिन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स तो हमने डिस्कस की थी, लेकिन हमने आधी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया था। रिमेनिंग जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर आप देखकर ये भी शौक होंगे कि यहाँ पर मैकेनिक्स दोबारा लिखा हुआ है। मैकेनिक्स तो हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन मैकेनिक्स जो हमने डिस्कस की थी अब उसके दो पार्ट्स हैं मज़ीद। एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं। तो देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हमारे पास डेफिनेशन सिंपल लिखी हुई है कि स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक मतलब कि बड़े ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड देयर मोशन, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है और उनकी हरकत के बारे में, उनके मोशन के बारे में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, मैंने पहले भी ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि मोशन की वजह क्या होती है, फोर्स। जब ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के ज़ेर असर हो, मतलब कि उन पर फोर्स एक्ट कर रही हो, तो उनका जो मोशन है उनके बारे में हमने स्टडी करना है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में क्या पढ़ना है, उनके मोशन के बारे में पढ़ना है। उनका मोशन कब होगा, जब वो फोर्स के ज़ेर असर होंगे, कोई उन पर फोर्स एक्ट कर रही होगी। मिसाल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल्स। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, हम इस ब्रांच में जो प्लैनेट्स का मोशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि बड़े जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टार्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में तीनों लॉज आ गए हमारे न्यूटन के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। उसके अलावा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आ जाएगा, क्योंकि हमने मैकेनिक्स की ये डेफिनेशन भी तो बताई थी ना कि लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिक जो हमारे पास मोशन के लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करना, और जो ग्रेविटी के जो लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करना, ये भी आ गई। इसमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आ जाएगा। ये तमाम लॉज को हम पढ़ेंगे, लेकिन किन के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास जो इसकी दूसरी ब्रांच होगी वो होगी, या यूँ कह लेंगे इसकी जो दूसरी टाइप होगी वो होगी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कह सकते हैं, सिंपल इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कि इसमें है क्लासिकल, मतलब कि रिवायती पुरानी। जैसे हम सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं कि 90s के सॉन्ग सुनते हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं वो, ठीक है, तो पुराने सॉन्ग। तो उसके अलावा हमारे पास होगी नई क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हमें सिर्फ इसके अंदर एक लफ्ज़ की चेंजिंग करनी है। बुक में तो वैसे अल्फाज डिफरेंट हैं, लेकिन हम इसको अपने तरीके से बनाएंगे। तो मैक्रो की जगह पे हम क्या कर देंगे, माइक्रो। और माइक्रो से आपको आइडिया हो गया होगा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटे जरासीमों को देखने के लिए, बैक्टीरियाज को देखने के लिए। तो मतलब कि हमें छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। छोटे ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया अब हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, हेड्रॉन्स है, बेरियॉन्स है, म्यूजॉन्स है। इन सब के बारे में हमने पढ़ना है। छोटे से छोटे लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो मैकेनिक्स है, मतलब उनके मोशन और फोर्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए इसको देखते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है उनके बारे में, एंड देयर मोशन, उनके मोशन के बारे में पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है और उनके मोशन के बारे में। मोशन कब होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, जब वो फोर्सेस के ज़ेर असर होंगे। क्वांटम मतलब बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। छोटे ऑब्जेक्ट्स की जो मैकेनिक्स होगी, मैकेनिक्स वही है, स्टडी ऑफ मोशन एंड काजेज ऑफ मोशन। मोशन के बारे में पढ़ना, हरकत के बारे में पढ़ना और हरकत की वजह के बारे में पढ़ना। वही दो चीज़ें आ रही हैं, फोर्स और मोशन। लेकिन जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की तो हमने बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की। क्वांटम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम छोटे लेवल पर आगे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमने देखना है कि एटम जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनकी बिहेवियर के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से। अब हम कह देते हैं कि एटम जो है ना एक छोटे से छोटा पार्टिकल, छोटी क्लासों में हम ये पढ़ते आए थे ना कि ना टूटने वाला पार्टिकल, लेकिन अब एटम को हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ लिया। अब हम ये इस खुश फहमी में कि भाई प्रोटॉन छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं। प्रोटॉन को भी हमने मजीद पार्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है, क्वार्क्स में। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और न्यूट्रॉन के, और उसके अंदर 1 डाउन क्वार्क होगा प्रोटॉन के अंदर, जबकि न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज क्यों नहीं होता, ठीक है। क्वार्क्स के चार्जेस जो है उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 चार्ज आता है, जबकि प्रोटॉन के जो चार्जेस हैं वो कैसे आता है, उसके ऊपर +1 चार्ज, उसको भी हम जो है प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो मजीद जब हम पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स के बारे में तो हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को भी थोड़ा सा चेंज कर दें। यहाँ पर मोशन ऑफ प्लैनेट्स की जगह पे हम क्या कह देंगे, मोशन ऑफ
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जब ये पार्टिकल्स कहाँ पर हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, जब ये पार्टिकल फोर्सेस के ज़ेरे असर हो, इन पर फोर्स एक्ट कर रही हो, इनके अंदर जो मोशन आएगा, तो हम मोशन को भी स्टडी करेंगे और मोशन की जो वजह है फोर्स, उसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स के। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। अब मज़ीद नेक्स्ट हम ब्रांचेस की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है। तो जी हमारी जो अब नेक्स्ट ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, खुसूसियात को स्टडी करेंगे, एंड बिहेवियर और रवैयों को स्टडी करेंगे ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड जो है ना, सॉलिड क्या है, मैटर की एक स्टेट है जिसका एक ख़ास शक्ल, सूरत, वॉल्यूम होता है। ठीक है। इस हालत में मैटर का बिहेवियर कैसा होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। आदमी जब मजबूत है ना, तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, उसकी क्या खुसूसियात होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। इंक्लूडिंग देयर अंडरलाइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें किस चीज़ को शामिल करना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, हमें उसकी एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है सॉलिड की, उसके बारे में भी स्टडी करना है। ठीक है। अब किस तरीके की हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, लेटिक्स वगैरह, उनके बारे में स्टडी करना है। थर्मल प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया ना हमने कि जो हमारे पास सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी, उनके बारे में स्टडी करना है। डिफेक्ट्स मतलब कि खराबियाँ, एंड इम्प्योरिटीज़ इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, क्या खामी हो सकती हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, और इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक हो गया। ये सिंपल सी हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड बंदा, उसके बिहेवियर को, उसके रवैये को और उसकी खुसूसियात को हमने स्टडी करना है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो प्योरली हमारे पास किसके साथ कंसर्न है, जो मैटर की सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में जब मैटर होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज़ में थर्मल प्रॉपर्टीज़, उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, डिफेक्ट, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। और उसकी स्ट्रक्चर मतलब कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब के बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम मज़ीद चलते हैं दूसरी ब्रांच की जानिब। तो जी अब हमारी जो ब्रांच है वो है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इस बार हमारी बुक के अंदर नई चीज़ है, पुरानी बुक्स में हमारे पास इस किस्म की कोई ब्रांच नहीं थी। इस बार एक ये नई बीमारी हमारे साथ ऐड हुई है, इस बीमारी का इलाज भी हम कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, इस बीमारी में हमने करना है द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर जो होता है उसके बारे में स्टडी करना है। एंड देयर इफ़ेक्ट्स, और उसके असरात ऑन मटेरियल्स, मटेरियल्स पर उनके असरात क्या होंगे अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करें। कितना कम करें, -150 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर हो तो उसके असरात चीज़ों पर क्या होंगे, जानवरों पर, इंसान पर क्या इसके असरात होंगे, गधों पर क्या इसके असरात होंगे, चिड़ियों पर इसके क्या असरात होंगे, परिंदों पर इसके क्या असरात होंगे, मेटल्स के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, गैसेस के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, इन सब के बारे में हमने स्टडी करना है क्रायोजेनिक में। ठीक है। क्राय मतलब रोना, और ये जो है स्टूडेंट्स को अब रुलाएगी, नई चीज़ें ना, क्रायोजेनिक। अच्छा जी, इसका हमें फ़ायदा क्या है, पढ़ तो रहे हैं बीमारी को, बीमारी का फ़ायदा क्या है, तो अब देखें बीमारी का फ़ायदा ये है कि इट प्लेज, ये प्ले करेगी, अदा करेगी क्रूशल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड गैसेस। जो लिक्विड गैसेस हैं इनकी पैदावार में ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल जो है वो अदा करेगी, बहुत ज़्यादा, यूँ कह लें सादा अल्फाज में, बहुत ही अहम रोल अदा करेगी। किसमें, लिक्विड गैसेस की प्रोडक्शन में, उसकी पैदावार में। हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब बताएगी हमें क्रायोजेनिक। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सी लिक्विड गैसेस हैं जिनको ये प्रोड्यूस करवाने में हमारी मदद करेगी, ये हमें सिखाएगी, तो ये हैं लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम। ये दो मिसालें हमारी बुक में मौजूद हैं कि इस जैसी दो गैसें जो हैं, लिक्विड गैसेस जो हैं, इनकी प्रोडक्शन में ये हमारी मदद करेगी। इस ब्रांच में हम जाएंगे, जैसे हमें
स्कूल में एडमिशन लेना है ना, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग मेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, कायदे अवाम में लेंगे, डॉक्टर बनना है तो लम्स में लेंगे। तो इसी तरीके से अगर हमें बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पर मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है तो हम कहाँ जाएंगे, क्रायोजेनिक में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे और हम उससे क्या सीख कर आएंगे, हम सीख कर आएंगे कि हम लिक्विड गैसेस को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा काम होगा क्रायोजेनिक को पढ़ने के बाद। कितना कम टेम्परेचर होगा, -150 डिग्री सेल्सियस। ये बुक के अंदर हमारे पास मिसाल मौजूद है, कम से कम इतना टेम्परेचर हो, फिर जाके आप स्टडी करो। ठीक है, तो ये है क्रायोजेनिक। अब मज़ीद देखते हैं हम जो है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स पर। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने स्टडी किया है क्वांटम मैकेनिक्स को, तो वो भी एक फिजिक्स ही है जिसमें हम मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और छोटे पार्टिकल्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं जब उन पर फोर्स लग रही हो। ठीक है, अब देखें स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर, स्टडी करना है मैटर के बिहेवियर को एंड एनर्जी, और एनर्जी के बिहेवियर को एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। फिजिक्स ही की डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, लेकिन वो जस्ट हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी थी। इसके अंदर हमें एक हिदायत कर दी गई कि आपको फिजिक्स पढ़नी है लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिक्स आपने पढ़नी है। अब छोटे पार्टिकल कौन से हैं, एटम, एटम से छोटा कौन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनसे छोटे कौन है, क्वार्क्स। क्वार्क्स किस टाइप के हैं, 3, वैसे तो 6 हैं, अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, इस तरीके से इनके आगे फिर फ्लेवर भी होते हैं। ठीक है, फ्लेवर, ठीक है, वो क्वार्क्स के। अब देखें ये सिंपल सी स्टडी हो गई, हमारे पास डेफिनेशन हो गई कि हमने फिजिक्स पढ़नी है लेकिन छोटे स्केल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने पढ़नी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फिजिक्स हमने पढ़नी है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में फ़र्क क्या है? क्लासिकल फिजिक्स में हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन दे दी जाए, टाइम की इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमारे पास फार्मूला है ना, v = s/t। अगर हमें ये चीज़ बता दी जाए और टाइम बता दिया जाए तो हम s = vt, इस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि t टाइम गुजरने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, चांसेस होते हैं। आप किसी चीज़ के पोजीशन के बारे में भी सर्टेन नहीं हो सकते कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, उसकी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता। इसीलिए इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन क्या कहता है कि पार्टिकल कैन एग्जिस्ट, पार्टिकल एग्जिस्ट हो कर सकता है, मौजूद हो सकता है इन मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल स्टेट्स में एक ही टाइम में 2 जगह पर मौजूद हो सकता है, होने की उसके चांसेस हैं। अगर आप एक पोजीशन को फाइंड कर लोगे तो दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो समझ लो कि गायब हो जाएगी। जैसा कि इसका एक मशहूर हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। उसमें उस जालिम ने क्या किया था, एक कमरा लिया, उसके अंदर एक बिल्ली रखी, ठीक है, और उसके अंदर उसने क्या कर दिया कि जहरीली गैस भर दी और ख़ुद बाहर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है। तो उससे पूछ रहा है, भाई बिल्ली अंदर मर गई? बोला नहीं। बोला जिंदा है? बोला नहीं। बोला फिर? बोला जिंदा भी और मरी हुई भी। बोला कैसे? बोला अभी तक दोनों चांसेस हैं, वो ज़िंदा हो सकती है और मर भी सकती है। जैसे ही मैं कमरा खोलूँगा मैं देखूँगा बिल्ली की लाश है, मरी हुई है, तो उसकी जो वो प्रोबेबिलिटी थी ज़िंदा होने की वो स्केप कर गई। है वही अजीब पागल आदमी। क्वांटम फिजिक्स है ही पागलों की फिजिक्स, आप भी पागल होगे आगे पढ़ोगे जैसे जैसे, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स को 100% कोई भी समझ नहीं सकता, ठीक है। समझ सकते हैं, आगे रियल है, हर चीज़ का फैक्ट होगा, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेंजलमेंट का। इंटेंजलमेंट क्या कहती है कि स्टेट ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल की स्टेट हालत डिपेंड करती है ऑन द स्टेट ऑफ अदर पार्टिकल। एक पार्टिकल की स्टेट दूसरे पार्टिकल की स्टेट पर डिपेंड करती है रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि 2 ऑब्जेक्ट्स के दरम्यान में डिस्टेंस कितना है। इसको एक मिसाल से समझते हैं।
मिसाल के तौर पे कि हमारा एक यहाँ पर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसकी जो स्पिन है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, समझ लेंगे ये हमारे पास है चांद पर, मून, और ये है हमारे पास अर्थ पर। बहुत ज़्यादा इनके दरम्यान में डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है तो ये हो रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मज़े की बात इसके अंदर, जो पागलपन वाली बात, वो ये है कि अगर ये पार्टिकल अपनी स्पिनिंग डायरेक्शन को रिवर्स करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दे, तो इस पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे इनके दरमियान में कितना भी डिस्टेंस हो। यहाँ पर जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई है कि भाई इसने अपनी जो मोशन था ना उसको रिवर्स कर दिया है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो गया है, तू भी अपनी डायरेक्शन अब चेंज कर ले, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। और आइंस्टाइन बाबा ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा करने की ज़रूरत करेगा, हिम्मत करेगा, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंटर में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चौंका देने वाली चीज़ें हैं क्वांटम फिज़िक्स के अंदर, तो आप पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, थोड़ा पागलपन भी महसूस होगा, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, ठीक है। तो ये हमारी ब्रांचेज हुई हैं। अब इसके बाद हमारी लास्ट एक है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो अल्फाज हैं, इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिज्म, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, या यूँ कह लेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की कंबाइन स्टडी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखें कि हमारे पास ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे दिमाग में आता है मैग्नेट, और मैग्नेट का काम होता है चिपकना, ठीक है। तो मतलब कि मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाती है मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब ये क्या है, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में हो तो बन जाता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कहेंगे कि इट इज़ चलो छोड़ दो, स्टडी ऑफ चलो इसको थोड़ा सा और इजी कर लो, कंबाइन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल हो गई है इलेक्ट्रिसिटी, इससे सिंपल और नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंबाइन करके पढ़ लो। आप बोलोगे दिमाग वाग सही है, क्यों कंबाइन कर लें, कोई रिलेशन भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे हम मुसलमान हैं, तमाम मुसलमान भाई हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की अलग अलग नमाज़ पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर हमें हम सफ़र में हैं या अगर हमें ज़रूरत पेश आ रही है तो हम 2 नमाज़ों को मिलाकर पढ़ सकते हैं, ये हमारे पास जायज़ है, ठीक है, हर मसलक के अंदर, ठीक है, माइंड नहीं करना। तो हमारे पास मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन करने के लिए कोई जवाज़ होना चाहिए। जवाज़ अब हम पेश कर देते हैं। क्या है वो, ये है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जब वो रेस्ट की हालत में होता है तो इसके अराउंड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही चार्ज अगर हरकत में हो, मोशन में हो, तो इसके अराउंड जो फील्ड बनेगी वो बनेगी मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके पास होगी। चलो मैं इसको ये बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके पास होगी,
प्लस में इसके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जहाँ तक वो किसी दूसरे मैग्नेट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सके, इसका इलाका, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। तो इस भाई साहब को किसने बोला कि ये प्रॉपर्टी रखो, नेचर ने। ये नेचर है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, हरकत में आएगा, तो उसके पास ताकत आएगी, और वो ताकत कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये अब मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कैसे करता है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में इंटरैक्ट होती हैं इस तरीके से। तो अब हमारे पास देखा हमने कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो वो बिहेव करता है एज आ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब वो मोशन में है तो उसके पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास वायर हो, इलेक्ट्रिक वायर, और उसमें से गुजर रहा हो करंट, ये हमारे पास आ गई वायर, और इसमें से करंट गुजर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या हो रहा है, चार्जेस मोशन में। तो चार्जेस मोशन में होंगे तो इसके अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक किस्म का मैग्नेट, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक इसमें से करंट गुजर रहा होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब करंट की सप्लाई बंद होगी तो ये हमारे पास अब दोबारा अपने असल रूप में आ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी भी बंदे को जब तक हुकूमत नहीं बनती मिलती, वो इंसान का बच्चा होता है। जैसे ही कोई हुकूमत या ओहदा मिल जाए फिर उसके अंदर का फिरौन जाग जाता है। जैसे ही वो पावर सप्लाई निकाल ली जाए फिर दोबारा वो इंसान का बच्चा बन जाता है। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर जो है उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करते हैं, उसमें से चार्जेस फ्लो करना शुरू करते हैं, तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसे ही पावर सप्लाई ख़त्म करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, मतलब कि ये अब एक वायर ही बन जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चार्जेस के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक लफ्ज़ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट गुजरा तो ये मैग्नेट बना। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है, ठीक है। अब मज़ीद इन चीज़ों को हम जब पढ़ेंगे, इसके चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो फिर सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, ठीक है। अच्छा, एक ब्रांच है हमारे पास हाई एनर्जी फिजिक्स। हम जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी कर चुके हैं, ये उससे रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सिंपल सी मैं मुँह ज़ुबानी बता देता हूँ कि स्टडी ऑफ मैटर या पार्टिकल, यूँ कह लेंगे स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, एंड देयर इंटरेक्शंस विथ हाई एनर्जी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनो, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और इनका हाई एनर्जी के साथ क्या इंटरेक्शन होगा, क्या आमना सामना होगा, क्या इनके दरमियान में रिलेशन होगा, उसके बारे में हमने पढ़ना है। समझ लो कि ये भी एक किस्म की क्वांटम मैकेनिक्स ही की तरह है। छोटे लेवल पर हमने फिज़िक्स को पढ़ना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स ख़ात्मा हुआ, उनका एंड हुई। नेक्स्ट लेक्चर अब हम इंशाल्लाह करेंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे कि क्या टॉपिक हमारा होगा, लेकिन टॉपिक एक भी हम लीव नहीं करेंगे। हमारी जो न्यू बुक है उसका एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक भी टॉपिक आपका इंशाल्लाह इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।